नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू CEC ऑनलाइन लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे फोटो जर्नलिज्म के बारे में। आप सबने इसके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन असल में ये है क्या? दो तरह से फोटो जर्नलिज्म हम देखते हैं। पहले तो वो जब आप किसी अखबार में या फिर किसी मैगजीन में किसी स्टोरी को पढ़ते हैं और उसके साथ में आपको कोई तस्वीर या तस्वीरें दिखाई देती हैं, यानी टेक्स्ट और तस्वीर एक साथ है। और दूसरी विधा वो जिसमें टेक्स्ट होता ही नहीं, आपको सिर्फ तस्वीर दिखाई देती है और तस्वीर के जरिए उस पूरी कहानी को, उस पूरी स्टोरी को आप तक पहुंचाया गया है। इसका मतलब ये है कि फोटो जर्नलिज्म एक ऐसी विधा है, एक उस तरह की स्टोरी टेलिंग है जिसमें कहानी को तस्वीर के जरिए बताने की तकनीक को विकसित किया जाता है। और ये अपने आप में एक पूरी तरह से पारंगत किस्म की तैयारी की मांग करता है, क्योंकि तस्वीरें बहुत खींची जाती हैं, लेकिन वो न्यूज़ वैल्यूज से मैच करती हों, जर्नलिज्म के योग्य हों, उसके मापदंडों पर उतरती हों। इसे समझने के लिए इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसे समझकर ही आप फोटो जर्नलिज्म की विधा में पारंगत हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटो जर्नलिज्म का मतलब है कई तरह की पिक्चर्स को क्रिएट करना क्रिएटिविटी के जरिए या फिर ऑब्जेक्टिविटी और तर्क संगत तथ्यों के जरिए। यानी ये कि फोटो जर्नलिज्म कल्पना पर नहीं चलता, वो तथ्यों पर चलता है। वो जो देखता है, जैसा देखता है, ठीक उसी को अपनी स्टोरी बनाता है। इसमें बाकी रंगों की कोई गुंजाइश नहीं है। इसका तथ्यपरक होना, तर्क संगत होना, ऑब्जेक्टिव होना, सही होना, फैक्चुअली करेक्ट होना फोटो जर्नलिस्ट की सफलता की सबसे पहली जरूरत है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फोटो जर्नलिस्ट ने एक तस्वीर ली और सीधे उसको छपने के लिए दे दिया। इस तकनीक को विकसित करने के लिए ये समझना जरूरी है कि हम जो करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। इसके जरिए पूरी स्टोरी को एक नैरेटिव के तौर पर प्रस्तुत किया जाना है और तस्वीर को इस तरह से लिया जाना जरूरी है कि पाठक या दर्शक जब उसे देखे तो उसे देखते ही उस स्टोरी की मतलब को समझ जाए, उसे शब्दों की अतिरिक्त जरूरत ना पड़े। वो जान जाए कि इन तस्वीरों के जरिए असल में किस भाव को बताने की कोशिश की जा रही है। बहुत से कारक हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं जो फोटो जर्नलिज्म को सफल बनाते हैं। सबसे पहली बात है ऑब्जेक्टिविटी, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी अभी बात की। फिर उसके साथ साथ टाइमलीनेस। आपने किसी तस्वीर को लिया तो उसका आज के समय से, आज के संदर्भ से क्या ताल्लुक है। जैसे कि आप किसी ऐसी तस्वीर को लेते हैं जो कि मानवीय पक्ष को या फिर किसी ऐसे पक्ष को दिखाती है जिसे आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, जो सटीक है, जो जागरूकता लाती है, जो किसी जरूरी संदेश को लोगों तक पहुंचाती है, तो उसका मतलब है कि आप समय के साथ चल रहे हैं, समय के अनुरूप किसी तस्वीर को आपने लिया है और उसी वजह से आप उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। फिर ये भी जरूरी है कि फोटो जर्नलिज्म पूरी तरह से तर्कों पर आधारित होने के साथ साथ एस्थेटिकली भी देखने योग्य हो और उसमें उन पक्षों का ध्यान रखा गया हो जो कि एक फोटो जर्नलिस्ट को जरूरी तौर पर जानने चाहिए। जैसे कि लाइटिंग सही ढंग की हो, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता हो, क्योंकि फोटो जर्नलिस्ट को बार बार इस बात को याद रखना है कि वो टेक्स्ट के बिना अपनी बात को कहने जा रहा है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कई ऐसी तस्वीरें होती हैं जो कालजयी बन जाती हैं। आपने किसी तस्वीर को आज लिया, हो सकता है कि आने वाले 20 या 50 सालों बाद भी वो उतनी ही रेलेवेंट हो। इसलिए जरूरी है कि तथ्यों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। लोकेशन को लेकर भी अगर आपने किसी तस्वीर को किसी शहर के एक हिस्से में लिया है, आप उसे ये कहकर नहीं दिखा सकते कि आपने लिया उसे किसी और हिस्से में है। इसी तरह किसी पुरानी तस्वीर को आप आज के संदर्भों में बिना ये बताए कि ये आर्काइव से निकाली गई तस्वीर है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जर्नलिज्म की एथिक्स के खिलाफ होगा। क्रीमियम वॉर के दौरान असल में फोटो जर्नलिज्म की काफी बात हुई। जॉन थॉमसन को फोटो जर्नलिज्म के एक महत्वपूर्ण शख्सियत के तौर पर बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने फोटो जर्नलिज्म को नए आयाम दिए।
लेकिन मॉडर्न फोटो जर्नलिज्म की शुरुआत कैसे हुई? 1925 में जर्मनी में, जब 35 कैमरा बना, लीका कहा गया, और इसके जरिए फोटो को लेकर नई तरह के प्रयोग होने लगे। आज हम जिस फोटो जर्नलिज्म को असल में जिस रूप में देखते हैं, उसका एक बड़ा श्रेय उस 35 के कैमरा को जाता है, क्योंकि उसने ये बताया कि कैमरा के साथ कई तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है और कैमरा विविधता से भरपूर है। अगर उसका इस्तेमाल अलग अलग पक्षों से, अलग अलग कोणों से किया जाए तो एक ही तस्वीर को अलग दृष्टियों के साथ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन फोटो और जर्नलिज्म, ये दोनों तो अलग अलग विधाएं थी, आपस में कैसे जुड़ी? इसका श्रेय जाता है फ्रैंक लूथर को। उन्होंने ही इस टर्म को जन्म दिया, कहा फोटो जर्नलिज्म। और यही वजह है कि आज आप बहुत से अखबारों में, बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में फोटो जर्नलिस्ट का एक अलग तबका देखते हैं, जो कि पत्रकारिता से एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ा है। और इस विधा को नए रूप मिले हैं तकनीक के विस्तार के साथ। 1927 में फ्लैश बल्ब्स का निर्माण हुआ, उनकी इन्वेंशन हुई, और 1930 से 1950 का जो समय है उसे फोटो जर्नलिज्म का स्वर्ण काल यानी कि गोल्डन एरा कहा जाता है, क्योंकि ये वो समय था जब एक्सपेरिमेंट्स का दौर शुरू हुआ। ये देखा गया कि तस्वीरों को सिर्फ राजनीति या फिर सामाजिक पक्ष से ही नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसके अलावा कई तरह के और प्रयोग हो सकते हैं, चाहे वो मानवीय पक्षों के प्रयोग हों, चाहे वो एनवायरनमेंट को लेकर प्रयोग हों। मार्टिन मनकेसी और सोलोमन का नाम भी यहाँ खास तौर पर लिया जा सकता है। इन दोनों ने भी फोटो जर्नलिज्म की गोल्डन एरा को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। ये वो समय था जब फोटो जर्नलिज्म और फोटो एसेज का दौर शुरू हुआ। ये माना जाने लगा कि जिस तरह एक निबंध को बनाया जाता है, उसी तरह कई तस्वीरों को जोड़कर एक फोटो एसे का रूप भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि पाठक ऐसी चीजों को देखना पसंद करता है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का जो दौर था और जर्नलिज्म अपने नए रूप को देख रहा था, उस दौर में ब्लैक एंड व्हाइट पत्रकारिता का जो दौर था उसमें प्रयोगों की शुरुआत होने लगी थी। ये माना जाने लगा था कि लोग ये जानना चाहते थे कि उनके आसपास के समाज में क्या हो रहा है। लेकिन उस समय ये भी था कि क्योंकि साक्षर लोगों की तादाद कुछ कम थी, निरक्षर लोगों की तादाद ज्यादा थी, अखबार के लोगों ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि अगर तस्वीर का समन्वय ठीक तरह से अखबारों में किया जाए तो उसे पढ़ने वाले पाठकों की तादाद में इजाफा हो सकता है। सोलोमन ने इस बीच एक और प्रयोग किया। उन्होंने राजनीतिक दखल को समझने की कोशिश की। उन्होंने कई जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और राजनीतिक कार्यक्रमों की तस्वीरें ली और उन तस्वीरों को उन्होंने सहेजा। यही वो दौर था जब सेलिब्रिटी जर्नलिज्म भी होने लगा, शुरुआत हुई उसकी, और उन तस्वीरों को लोगों तक पहुंचाया गया जिन्हें देखने में लोगों की दिलचस्पी तब भी थी और आज भी है। क्योंकि सेलिब्रिटीज की जो रोज की जिंदगी है वो बहुत आसानी से सामने नहीं आ पाती थी, खास तौर पर उस दौर में, और वो तस्वीरें बहुत उत्सुकता, रोमांच, बहुत ही अलग तरह की बेताबी पाठकों के अंदर लेकर आती थी, और फोटो जर्नलिज्म के उस दौर ने इस बेताबी का भरपूर फायदा उठाया। इस बीच 1936 के उस दौर की बात करनी भी जरूरी है जिसे ह्यूमेन पत्रकारिता कहते हैं, एक ऐसी पत्रकारिता जो पूरी तरह से मानवीय है। इस दौर में वो तस्वीरें भी ली गईं जिसका मानवीय पक्ष उजागर करने में तस्वीरों का योगदान था। विश्व युद्ध के बाद सोशल इंजस्टिस, सामाजिक असमानता से जुड़ी हुई इन तस्वीरों ने लोगों का ध्यान बरबस अपनी तरफ खींच लिया। अब वो समय शुरू हुआ जब इलस्ट्रेटेड मैगजीन्स में फोटोज को बहुत जगह दी जाने लगी। यही वो दौर था जब डेनमार्क में फोटोग्राफर्स के एक बड़ी एसोसिएशन का निर्माण हुआ। उस समय उसमें सिर्फ 8 फोटो पत्रकार थे और आज इसकी तादाद काफी बढ़ गई है। पूरी दुनिया में इसे एक प्रतिष्ठित संस्था के तौर पर देखा जाने लगा है। इसी दौर में अमेरिका में भी नेशनल फोटोग्राफर्स एसोसिएशन का गठन हुआ और इसने भी जो फोटो पत्रकार हैं उनको प्रोत्साहित करने और एक मंच में लाने में बहुत बड़ी मदद दी। अब मैं आपसे नए समय की फोटो जर्नलिज्म की बात करना चाहूंगी जिसे हम विजुअल जर्नलिज्म कह सकते हैं।
वो इस तरह से कि आप जिस विधा को पहले देख रहे थे, जिसमें महज एक कैमरा था, उसमें एक रील थी और तस्वीरों को खींचा जा रहा था, फिर हम डिजिटल दौर की तरफ आए और अब मल्टीमीडिया के दौर में फोटो जर्नलिज्म ने एकदम एक नया रूप ले लिया है। वो इस तरह से कि आप तस्वीर को लेते भी हैं, उसके साथ आप कई बार ऑडियो को जोड़ते हैं, कई बार आप कुछ विजुअल्स को, कुछ इमेजेस को विजुअल फोटोग्राफी के तौर पर जोड़ लेते हैं, कई बार उसके साथ आप वीडियोस जोड़ते हैं, कई बार किसी तरह का ऑडियो होता है। तो एक तरह का एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है जो कि विजुअल स्टोरी को पाठक और दर्शक दोनों को एक साथ देता है। और यही वजह है कि इस दौर में फोटो जर्नलिस्ट की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है। भारत में फोटो जर्नलिज्म ने 1840 के आसपास जन्म लिया। ये दौर बहुत ही अलग तरह का दौर था। ब्रिटिश हुकूमत भारत पर थी और अंग्रेजों को एक तरह की का ये शौक भी था कि वो भारतीय मॉन्यूमेंट्स की, भारतीय इतिहास की और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीरें लेना पसंद करते थे। 1856 में जब पहली म्यूटिनी हुई, उस समय भारत में भी जैसे पहली बार वॉर जर्नलिज्म की तस्वीरों का चलन शुरू हुआ। उस दौर की कुछ एक तस्वीरें ली गईं और बाद के दौर में अंग्रेजों के रहने तक कई बार ऐसा हुआ कि जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी भारतीय जनता आवाज उठा रही थी, फोटोग्राफर्स ने उन तस्वीरों को बहुत ही साधना के साथ लिया और आज भी वे तस्वीरें भारतीय इतिहास की उस दौर की कहानी कहती हैं। कुछ और तस्वीरें भी जिन्हें आज भी ऐतिहासिक तौर पर भारत में याद किया जाता है और बहुत सम्मान से, बहुत भावनाओं के साथ उन्हें देखा जाता है। आपको याद होगा जब महात्मा गांधी की शहादत हुई, वो तस्वीर, और उसके बाद जब गांधी जी की अंतिम यात्रा हुई, उस समय की कुछ तस्वीरें जिसके जरिए गांधी जी के अंतिम समय की कहानी कही जाती है। आप अगर उन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से बड़ी मुश्किलों के साथ उन तस्वीरों को लिया गया होगा और वो आज भी उस समय की एक जीवंत तस्वीर को हमारे सामने ले आती हैं। इसी तरह 1947 में आजादी मिलने के समय जो स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने अपना जो पहला भाषण दिया था, उसकी तस्वीरें भी बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐसे सेनानियों की तस्वीरें हमारे लिए आज भी जरूरी हैं, क्योंकि जिन चीजों का हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, उस दस्तावेज की कमी को कई बार ये तस्वीरें पूरा कर पाती हैं। यहाँ पर एक और नाम लेना बहुत जरूरी है, वो है हुमायूं व्यारवाला का। उन्होंने उस दौर की तस्वीरों को सहेजा और लिया जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और वो तस्वीरें आज भी ऐतिहासिक हैं। भारत में पुरुषों का वर्चस्व एक लंबे समय तक फोटो जर्नलिज्म के इतिहास में रहा, लेकिन हुमायूं व्यारवाला को खास तौर पे इसलिए भी याद किया जाता है कि एक महिला होने के बावजूद आज़ादी के संघर्ष को अपने कैमरा में लेने के लिए वो घंटों सड़कों पर घुमा करती थीं और उनकी ली हुई तस्वीरें आज भी बहुत सम्मान के साथ देखी जाती हैं। एक और विधा है स्पोर्ट्स, खेल से जुड़ी हुई तस्वीरें। खेल की तस्वीर लेना वाकई मुश्किल है, खेल को टेलीवाइज करना भी मुश्किल है, क्योंकि हर खेल का पेस अलग है, हर खेल की स्पीड अलग है। लेकिन खेल के पूरे इतिहास में जिस समय टेलीविजन का जन्म नहीं हुआ था, तब से लेकर आज तक इस कैमरा ने ही एक बड़ी भूमिका निभाई उन तस्वीरों को सहेजने की। इसी तरह युद्ध की तस्वीरें, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जो तस्वीरें हमारे तक आई हैं वो कैमरा के जरिए ही आई हैं। हमें यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि 1959 में जब भारत में दूरदर्शन ने अपना पहला कदम रखा, तब तक की यात्रा की जो ज्यादातर जीवंत तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं वो फोटो जर्नलिज्म के जरिए ही हैं। बाद में भी जब भारत ने 1982 में एशियाड को होस्ट किया और उसी समय पहली बार भारत में रंगीन टेलीविजन आया, भारत में पहली बार ओबी वैन्स आए, लेकिन उसके बावजूद फोटो जर्नलिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। फोटो जर्नलिस्ट ने खेल के हर कोने को
बहुत ही महीन तरीके से कवर किया और उनके जरिए लोगों ने खेल के उस मैदान को देखा जहां पर वो मौजूद नहीं थे। अब हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स के अलावा, वॉर के अलावा और कहाँ फोटो जर्नलिज्म की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। आप टेलीविजन पर, यूट्यूब पर बहुत सी स्टोरीज को देख रहे होंगे, लेकिन इस दौर में भी फोटो जर्नलिस्ट सड़क पर जा रहे हैं और वो उन आयामों को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं जहां टीवी का कैमरा नहीं पहुंच सकता। और इस तरह की तस्वीरों को उस समय भी लिया गया था जब इससे पहले भारत में किसी भी तरह का या तो संकट आया या फिर किसी उत्साह का मौका था, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजिडी। आपको याद होगा उस समय की एक तस्वीर जिसे जाने माने फोटो जर्नलिस्ट रघुवीर राय ने लिया था। एक छोटे से बच्चे की तस्वीर जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तस्वीर ने उस पूरी भयावता को लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। आज इतने सालों बाद भी ये तस्वीर भोपाल गैस ट्रेजिडी की उस भयानक रात से लोगों को तुरंत जोड़ती है। इसी तरह ट्रैवल फोटोग्राफी, बहुत से इलाके जहां लोग नहीं जा सकते, तस्वीरें उस जगह पर लोगों को ले जाती है, चाहे वो पहाड़ियां हों, चाहे वो नदियां हों, झरने हों, समंदर हों। ट्रैवल जर्नलिज्म भी एक नई विधा के तौर पर उभरा है और ये एक अलग तरह की बीट भी बन गई है कई टेलीविजन चैनल्स और अखबारों में। इसी तरह जरूरी है वाइल्ड फोटोग्राफी। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय पर्यावरण के संकट पर चर्चा हो रही है, चाहे पानी का बचाव हो या फिर वाइल्ड लाइफ को बचाने की बात हो। फोटोग्राफर्स ने अलग अलग हिस्सों से तस्वीरों को खींचकर लोगों को चेताने की और जागरूक करने की कोशिश की है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई फोटो जर्नलिस्ट बनना चाहता है तो वो क्या करे। पहली बात, फोटो जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म की परख जरूर हो, क्योंकि फोटो के साथ जर्नलिस्ट शब्द लिखा है। वो ये जरूर जानता हो कि पत्रकारिता की विधा के तौर पर किस तरह की तस्वीरों की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है। अगर किसी स्टोरी को, किसी इवेंट को वो कवर करने जा रहा है तो उसकी अलग अलग डायमेंशंस को जरूर पढ़े। उसे ये जरूर पता होना चाहिए कि जिनसे वो मिलने जा रहा है वो लोग कौन हैं, किसी तस्वीर को लेने का मतलब क्या है और उस तस्वीर के पीछे का सच क्या है। ये जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह फोटो जर्नलिस्ट को ये भी पता होना चाहिए, कई बार किसी एक क्षण में जो दिखाई दे रहा है हो सकता है वो पूरी तरह से सच ना हो। इसलिए फोटो जर्नलिस्ट का तथ्यपरक होना, पूरी तरह से जर्नलिज्म के जो तत्व हैं उनके बारे में जानना और फोटो की मर्यादा को समझना, मॉरल वैल्यूज को, मॉरल एथिक्स को, फोटो की एथिक्स को जानना फोटो जर्नलिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। फोटो जर्नलिस्ट के सामने और दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो ये कि कुछ तस्वीरों के बारे में शायद पहले से एक अंदाजा होता है कि हाँ इस तरह की तस्वीर मिल सकती है। जैसे कि अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी सेटिंग होगी, इस तरह कुछ पत्रकार होंगे जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करना है, वो प्रमुख जगह पर बैठे होंगे और आपको वो तस्वीरों को लेना है। लेकिन कुछ चीजें ना अपने हाथ में होती हैं और ना ही कल्पना में होती हैं। इसलिए फोटो जर्नलिस्ट को हर समय सतर्क, हर समय जागरूक और तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि जो मौका आया है वो शायद उसके अगले पल में ना आए। इसलिए उसके पास उसका कैमरा हमेशा तैयार हो, बैटरीज हमेशा चार्ज हो और उसे उस खबर के बारे में कुछ पहले से जानकारी भी हो। मान लीजिए आप किसी को देखते हैं जो सड़क पर कोविड-19 के दौरान किसी बुजुर्ग इंसान को खाना खिला रहा है और आप उसको एक फोटो फीचर के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगर आप उस शख्स से कहेंगे कि आपके सामने वो दोबारा से वैसा ही कर दिखाए तो वो एक स्टेज्ड पिक्चर होगी। नेचुरल पिक्चर के लिए जरूरी है कि फोटो जर्नलिस्ट इस तरह से तैयार रहे कि सामने वाले को इस बात का आभास भी ना हो और एक अच्छी और मानवीय तस्वीर सामने आ जाए। ये भी जरूरी है कि फोटो जर्नलिस्ट ये जरूर याद रखे कि तस्वीर जरूरी है, तस्वीर महत्वपूर्ण है, जर्नलिस्ट नहीं। उसे कैमरा के पीछे रहना है, कैमरा के सामने वो आएगा जो ज्यादा जरूरी है। और अगर मानवीय पक्ष की तस्वीर है तो कई बार जो चेहरे का भाव है, जो आंखों का भाव है, वो भी जरूरी है। एक तस्वीर और अब आप देखिएगा जिसमें कि एक मिशनरी के हाथ में एक किसी मुसीबत ज़दा बच्चे का हाथ है और उस हाथ को वो थाम कर
कुछ कहने का प्रयास कर रहा है और ये तस्वीर अपने आप में एक महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये केविन कार्टर की ली हुई तस्वीर है और ये एक सुडानीज बच्चा है जो कि भूखा है, कोने में बैठा है और वल्चर उसे बहुत ध्यान से देख रहा है। इस तस्वीर की मार्मिकता को अपने कैमरे में उतारने के लिए केविन को बाद में प्युलिट्जर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। यहाँ ये भी जोड़ा जा सकता है कि फोटो जर्नलिज्म के जो बड़े पुरस्कार पूरी दुनिया में दिए जाते हैं उनमें प्युलिट्जर प्राइज का नाम खास तौर पर बहुत अहमियत रखता है। अब अपने लेक्चर के अंत में आपसे जो अंतिम बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप फोटो जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में खूब पढ़िए और कुछ ऐसी तस्वीरों को देखिए जो आपको इस बात का आभास दिलाएंगी कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में ली गई तस्वीरें महत्वपूर्ण थी। फोटो जर्नलिस्ट इसलिए भी हर दौर में ज़रूरी और महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इतिहास को, अपने आने वाले समय को और वर्तमान समय को डॉक्यूमेंट करता है और इसके ज़रिए कई बार उस समय को जानने की में आसानी मिलती है जिससे शायद ना तो बहुत डिटेल में लिखा गया या फिर सहेजा नहीं गया। तस्वीरों की दुनिया बड़ी दुनिया है, ज़रूरी दुनिया है और बहुत ही मार्मिक दुनिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।